हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे एग्जांपल जो उसको हम कह सकते हैं कंपाउंड इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये हम सीखेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आपसे अनुरोध, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए लेक्चर को स्टार्ट करें। इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट करें, आपको बेसिक रूल से बता रहा हूँ कैसे हम कंपाउंड इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो इवेंट, मान लीजिए हमने कहा सपोज E1 और E2 हमारे पास दो इवेंट हैं। तो हम कैसे, क्या क्या हमारे पास रूल है निकालने के लिए। तो पहला हमारे पास P E1 एंड E2, इसको हम देख रहे हैं कि E1 एंड E2 हम कैसे निकाल रहे हैं। जहाँ कहीं भी एंड लिख दिया हो या और लिख दिया हो, इसका मतलब दो इवेंट से मिल करके एक हम बना रहे हैं, तो इसे कंपाउंड कह रहे हैं। तो E1 एंड E2 के केस में तो पहला इसका क्या हो जाएगा, दिस इज PE1 इंटू PE2। ये कब होगा, जब आप कह रहे हैं कि E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, यानी कि E1 का E2 से कोई लेना देना जब नहीं है। जैसे आप कॉइन उछाल रहे हैं, पहली बार और दूसरी बार आपने कॉइन फिर से उछाला, तो पहली बार हेड आना, दूसरी बार हेड या टेल आना, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो पहली बार हेड आना और दूसरी बार हेड आना, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों आपकी इंडिपेंडेंट हो गई। इसी को अगर हम लिखते हैं P1 एंड E2, अलग अलग केसेस में हम इसके ध्यान दीजिएगा। दिस इज PE1 इंटू PE2 गिवन E1, इसको कहते हैं E2 गिवन E1। इसका मतलब जब E1 हो चुकी है ऑलरेडी, तब E2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और ये कब है, जब आप करें E1 एंड E2 आर डिपेंडेंट, जब E2 E1 पर डिपेंडेंट हो। जैसे मान लीजिए आपके पास पैक ऑफ कार्ड है, पहला कार्ड आपने निकाला और फिर आप दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं। यदि पहला कार्ड निकाल करके आप वापस पैक में मिला दें, तो जो दूसरा कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं वो पहले से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि फिर से आपके पास कितने कार्ड हैं, 52 कार्ड्स हैं। लेकिन यदि पहले कार्ड को निकालने के बाद आप उसको वापस पैक ऑफ कार्ड्स में नहीं मिलाएं, तो इसका मतलब दूसरा कार्ड जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो पहले पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है कि अब आपके पास केवल 51 कार्ड्स ही पैक ऑफ कार्ड्स में अवेलेबल है। ये जो एक्चुअल में हमने लिखा है E2 गिवन E1, ये इसका मतलब E2 की ही प्रोबेबिलिटी है, लेकिन E1 के इफेक्ट को आपको इंक्लूड करना है। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पर अगर आप पैक ऑफ कार्ड की बात कर रहे हैं, कार्ड 1 बाय 1 निकाल रहे हैं और कार्ड्स को वापस एक बार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद वापस आप नहीं मिला रहे हैं, दोबारा जब आप सेलेक्ट करेंगे तो पैक ऑफ कार्ड्स में केवल कितने कार्ड होंगे, 51 कार्ड्स। तो ये E1 का इफेक्ट है। तो अगर E1 और E2 डिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से लिखा जाएगा। तीसरा केस 0, यदि E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि यदि दोनों एक साथ ना हो सके, दोनों इवेंट यदि एक साथ नहीं हो सकते तो इनकी प्रोबेबिलिटी 0। तो ये तीन आपको रूल याद रखने होंगे। ऐसे ही अगर हम कहें PE1 यूनियन E2, दिस इक्वल टू PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। तो ये एक्चुअली में अगर आप देखेंगे इसको, तो क्योंकि हम जो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, इवेंट की बात करते हैं, ये क्या है, सेट के फॉर्म में हम लिखते हैं। एक हमने सैंपल स्पेस हमने कहा था कि सेट है, E1 भी अपने आप में सबसेट है सैंपल स्पेस का। तो ये फॉर्मूला जो आप देखेंगे ये सेट थ्योरी का ही एक फॉर्मूला है। तो वही फॉर्मूला हम सेट थ्योरी का जो उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं इवेंट के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। तो PE1 यूनियन E2, PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, और E1 इंटरसेक्शन E2 ये जैसे भी E1 E2 देंगे उस अकॉर्डिंग आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यदि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो खाली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PE1 प्लस PE2, क्योंकि ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी।
इसी को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं, 3 के लिए भी लिख सकते हैं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3। उसमें क्या होगा ध्यान दीजिएगा, जब आप सिंगल लिख रहे हैं तो सारे प्लस में चल रहे हैं, जब आप डबल लिख रहे हैं इंटरसेक्शन तो माइनस में चल रहे हैं, लास्ट में फिर से आपका तीनों का जो इंटरसेक्शन हो प्लस में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फर्दर जनरलाइज कर सकते हैं। एक और तरीका मान लीजिए, इसको आप जब हम कई बार इसको यूज करते हैं, सपोज एस सैंपल स्पेस है और इसकी जो इवेंट्स हैं वो सपोज आपने कहा E1 E2 ऐसी E3 और सपोज आपके कितने हैं En, इसमें n इवेंट्स हैं। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि E2 और E3 और En, मान लीजिए ऐसे आपसे पूछेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और E3 और डॉट 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 और En, यानी यहाँ से लेके सारे यहाँ तक का केसेस आपसे पूछ दिए गए। अब आपको मालूम है, अब या तो आप पहले इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएं, एक तरीका तो ये यूजुअल तरीका कि हम इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं और यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरा तरीका क्या है, आप देखेंगे हमने कहा टोटल प्रोबेबिलिटी जो कितनी होती है हमेशा 1 होती है, तो सारे की सारी इवेंट इसकी हैं, यानी कि P1 प्लस P2, इसका मतलब क्या हुआ P1 प्लस P2 प्लस अप टू P दिस इक्वल टू 1, तो ये होना चाहिए। तो अब मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, E2 से अगर En तक का निकालना है, तो उसको मैं अल्टरनेटिव क्या कर सकता हूँ 1 माइनस PE1। तो कई बार हम इस अल्टरनेटिव यानी इनडायरेक्ट तरीके को भी यूज करते हैं, इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट करते हैं। ये पार्ट इस पूरे पार्ट का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, इस पूरे सेट को कहीं से भी आप ब्रेक कर दीजिए तो एक पार्ट दूसरे पार्ट का कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। जहां भी आपको इजी, आपने यहाँ से ब्रेक कर दीजिए इसको, मैंने 2 पार्ट यहाँ से कर दिया, ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट का कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। तो अगर मुझे इतना निकालना है तो इसको 1 माइनस में E1 और E2 करके भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये बेसिक रूल अगर आप याद रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली कर सकते हैं। आइए कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। पहली वाली प्रॉब्लम ए, card is drawn at random from an ordinary pack of 52 cards. Find the probability that it is a 3 of club or 6 of diamond. इसको तो आप प्रॉब्लम भले यहाँ पर और लिखा है, इसको आप कंपाउंड भी लेके चल सकते हैं और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इसको आप E1 कह सकते हैं, इसको E2 कह सकते हैं, या डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर ये केस जो बड़ा सिंपल सा केस है, डायरेक्टली आप फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 3 ऑफ क्लब का केवल एक कार्ड होगा और 6 ऑफ डायमंड का भी केवल एक ही कार्ड होगा। तो टोटल कार्ड आपके 1 + 1 हो जाएंगे, टोटल कार्ड आपके 2 हो जाएंगे। और दोनों, क्योंकि अगर आप एज ए फॉर्मूला करेंगे दोनों में ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसमें होगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 ऑफ क्लब भी हो एंड 6 ऑफ डायमंड भी हो, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट वैसे ही 0 होगा। तो दोनों तरीके, चाहे आप इसको अलग अलग करके करें या सिंपल तरीके, जैसे आपके फेवरेबल वेज आपने कैलकुलेट कर लिए, 2 आ गए और आपके पास टोटल जो है कार्ड्स हैं 52 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई 2/52। क्लियर। अगर आप इसको P1 के तरीके से भी करते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं कि इसको E1 कह दें, इसको आपने कह दिया E1 और इसको आपने कह दिया E2 और फॉर्मूला लगा दिया PE1 यूनियन E2, तब भी आप इसको लिख सकते थे PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। और E1 3 ऑफ क्लब, 3 ऑफ क्लब कितने, ये आपका फिर से 1, 3 ऑफ क्लब 1/3 ऑफ क्लब आपको हो जाएगा यहाँ पे 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/52 प्लस E2 6 ऑफ डायमंड, दिस इज 1/52 माइनस E1 एंड इंटरसेक्शन E2, दोनों साथ नहीं हो सकते तो 0 हो जाएगा। तो फिर से 2/52, दोनों चीज सेम है। क्लियर। तो ये ध्यान दीजिएगा, जहां पर आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो सिंपल भी कर सकते हैं, जहां ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सीधे फेवरेबल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां इसको ब्रेक कीजिए इस तरीके से। बी वाला पार्ट में ए 10 और ए डायमंड, सपोज आपने E1 को कह दिया 10 और E2 को कह दिया आपने डायमंड, तो यहाँ पर फिर से वही PE1 और E2, E1 और E2, दिस इक्वल टू PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2। 10, अब 10 का
कार्ड अगर आपको 10 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 10 के कितने कार्ड आपके पास हैं? 10 के 4 कार्ड्स आपके पास है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/52। तो 52 कार्ड्स में से आप सिलेक्ट कर रहे हैं। E2 डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी, डायमंड के कितने कार्ड हैं? 13 कार्ड हैं। 13 में से एक को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, 13C1 भी लिख सकते हैं, खाली 13 लिख दीजिए। 52, क्योंकि एक ही कार्ड को आप ले रहे हैं। टोटल तरीके 52, डायमंड होने के तरीके 13, तो 13/52 माइनस E1 एंड E2 10 भी हो और डायमंड भी हो। कितने कार्ड ऐसे होंगे? केवल एक ही कार्ड ऐसा होगा जो 10 भी हो और डायमंड भी हो, तो ये हो गया आपका 52। सो दिस इक्वल टू 13 + 4 17 - 1, दिस इज 16/52। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16/52, 10 और ए डायमंड। यहाँ भी आप डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट कर सकते, कितने ऐसे कार्ड हैं जो 10 भी हैं या फिर डायमंड हैं, तो डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर तो ही 16 आएगा। 4 कार्ड होते हैं आपके 10 के, 13 कार्ड तो डायमंड का, और एक कार्ड ऐसा होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो टोटल आपके जो फेवरेबल आते हैं वो 16 वेज आते हैं। नाउ सी, नाइदर ए 4 नॉर ए क्लब। जब भी ऐसा लिखेंगे नाइदर ए 4 नॉर ए क्लब, इसका मतलब ना तो वो 4 हो ना ही क्लब हो। इसका मतलब क्या करना है हमें? कॉम्प्लीमेंट निकालना। अगर इसका आप देखिए कॉम्प्लीमेंट पार्ट देंगे ज़्यादा इजी आप कर पाएंगे। नाइदर ए 4 नॉर ए क्लब, इसका मतलब मुझे पहले अगर मैं ये मान लूँ कि E1 इक्वल टू, जैसा ये केस था बिल्कुल सेम केस है 4, और E2 इक्वल टू आपने कहा क्लब, तो बिल्कुल यही केस आएगा। 4 के बदले 10 है, क्लब के बदले डायमंड है। तो मुझे यहाँ पर पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी E1 और E2, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की है। दिस इक्वल टू 16/52, जैसा ये केस है वैसा ये भी केस है। अब मुझे क्योंकि नाइदर है, न तो ये हो न ये हो, इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसको लिखेंगे कैसे नाइदर को? इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री करना, तो 4 हो, इसका हमने कैसे लिखा? E1 बार एंड E2 बार, न तो ये हो, नाइदर 4 नॉर, न तो ये हो और न ही क्लब हो। तो ये आप इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट से भी निकाल सकते हैं, E1 और E2, न तो 4 हो और न ही क्लब हो। इसका मतलब आपने सारी पॉसिबिलिटी ली है, 4 होने की, क्लब होने की या दोनों होने की, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बचेगा वो ये बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 - 16/52, ये हो गया आपका 52 - 16/52, दैट इज कितना हो गया? ये आ गया 6, हो जाएगा 36/52। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6 टर्निंग अप एटलीस्ट वंस इन 2 टॉसेस ऑफ ए फेयर डाई, एटलीस्ट वंस। अब इसको ध्यान से देखिएगा, एटलीस्ट वंस, इसमें एक्चुअली 2 केस बन रहे हैं, तो हम पहले 2 केस ले लेते हैं। पहले को मैं कहता हूँ ए आपने कह दिया, सपोज इसको आपने कहा कि 6 टर्निंग अप, 6 टर्निंग अप एग्जैक्टली वंस, इसको कह रहे हैं आप ए, और बी को आप कह रहे हैं 6 टर्निंग अप 2 टाइम्स। तो हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया एटलीस्ट वंस को। अब या तो प्रोबेबिलिटी किसी का एटलीस्ट वंस, इसका मतलब ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इसका जो फॉर्मूला हम बनाएंगे ए और बी का, एटलीस्ट वंस, आइदर एग्जैक्टली 1 टाइम और 2 टाइम, तो ये फॉर्मूला अपना पी ए यूनियन बी। इसको आप कैसे लिख रहे हैं? पी ए प्लस पी बी, माइनस वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, या तो यही होगा या यही होगा। तो सिंपल सा हमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब पी ए कैसे निकले, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आप ए को कह रहे हैं, ए एग्जैक्टली वंस, क्योंकि 2 बार उछाल रहे हैं, अब 2 बार में एग्जैक्टली वंस कैसे होगा? अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फर्दर लेट ई आई, हम क्या कर रहे हैं? टर्निंग 6 इन
ith toss, let ei equal to turning 6 in ith toss। तो हम एक आगे एग्जैक्टली 1 कह रहे, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि पहले वाले में 6 आ जाए। अब क्योंकि दूसरे वाले को हम छोड़ नहीं सकते, पहले वाले में आ रहा है, इसका मतलब दूसरे में नहीं आना चाहिए, तो हम कह लेंगे E1 एंड E2 बार, जो पहले में आए लेकिन दूसरे में ना आए, या फिर और यूनियन पहले में ना आए E1 बार एंड E2 दूसरे में 6 आ जाए। तो इस तरीके से हम ए को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, पहले में आए दूसरे में ना आए, या फिर पहले में ना आए और एंड दूसरे में आ जाए। यहाँ एंड आ रहा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम पहले में नहीं आ रहा तो किस में आना चाहिए, दूसरे में आना चाहिए। अब इसको कि ये और ये वाली इवेंट भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इसका मतलब पी ए क्यों है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो पहले में ही आएगा या दूसरे में ही आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि पी, इसको हम लिखते हैं PE1 एंड E2 बार प्लस PE1 बार एंड E2। इस तरीके से, क्योंकि यहाँ भी माइनस वाला पार्ट जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसका और इसका, वो जीरो, क्योंकि ये और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब ये कैसे निकालेंगे E1 एंड E2 बार, E1 का E2 से कोई भी लेना देना नहीं है, E1 में क्या है E2 में क्या है, तो ये कैसे लिख जाएंगे PE1 इंटू PE2 बार प्लस PE1 बार इंटू PE2। P1 क्या है, पहले में 6 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। दूसरे में 6 ना आए, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 प्लस ऐसी ये हो गया आपका ना आने के पहले में 6 5/6, दूसरे में 6 आने की 1/6, तो ये हो गया आपका 5 5 10/36। तो ये तो होगी पी ए, ये एग्जैक्टली 1 टाइम 6 आने की प्रोबेबिलिटी। पी बी ये क्या कह रहा है, दोनों में 6 आए, 6 टर्निंग अप 2 टाइम्स, इसका मतलब E1 में भी आए 6 एंड E2 में भी 6 आए, तो ये कितना हो जाएगा P1 इंटू PE2, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, और ये हो जाएगा आपका 1/6 इंटू 1/6, दिस इज 1/36। अब मुझे निकालनी है फाइनली पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी, तो पी ए यूनियन बी दिस इक्वल टू 10/36 प्लस 1/36 11/36। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो 11/36 आएगा। अब ये मैंने क्या किया, मैं थोड़ा डायरेक्ट ही चल रहा हूँ कि कैसे कैसे एटलीस्ट 1 से कितने तरीके बन सकते हैं। इसको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, फिर मैंने ए को डिस्क्राइब किया, फिर बी को किया और दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली। अब इसको अगर आप देखें कि इनडायरेक्टली कैसे किया जा सकता है, ध्यान दीजिए, सैंपल स्पेस में लिखिए, दो आप टॉस कर रहे हैं, 2 बार टॉस, कितने केसेस बन सकते हैं, पहले में आपका 6 आ गया, दूसरे में 6 नहीं आया, एक केस तो ये बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा कि पहले में 6 नहीं आया और दूसरे में 6 आ गया। तीसरा केस क्या बनेगा कि दोनों में 6 आ गया, E1 और ये आ गया, E2 में भी 6 आ गया। चौथा केस क्या बना, न तो E1 में आया और नहीं E2 में आया। यही 4 केस हमारे बनेंगे अगर हम इसकी 6 टर्निंग अप या 6 नहीं आने की, 4 ही केस बनेंगे। तो पहले में आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में आ रहा, या दोनों में 6 आ गया, दोनों में नहीं आ रहा। अब ध्यान दीजिए, मुझे निकालने किसकी प्रोबेबिलिटी कह रहा है, एटलीस्ट 1, इसका मतलब यहाँ से आइदर दिस और दिस और दिस, या पहले में हो सकता है या दूसरे में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। तो बजाय इन तीनों को कैलकुलेट करने की, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, सीधे सीधे हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। E1 बार एंड E2 बार this equal to PE1 and PE2।
ये कितना हो जाएगा E1 बार एंड PE2 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 5/6 25/36, क्योंकि ये मुझे निकालना ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आप निकालेंगे 1 माइनस 25/36, तो 36 माइनस 25 अपॉन 30, दिस इज 11/36, सेम आंसर जैसे ये है। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सारे केसेस देखने पड़ेंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसको ढंग से समझिए, कैसे उसको हम कर सकते हैं ध्यान दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आ गए होगा।